नमस्ते गाइस, डियर रिएक्ट पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैंने फिर से एक पाकिस्तानी वीडियो पे बात करने जा रहा हूँ। और गाइस, मैंने इससे वीडियोस इसीलिए लेकर आता हूँ ताकि इन पाकिस्तानियों और जितना देश विरोधी ताकतें हैं उनको एक्सपोज किया जा सके। अगर इनको समय समय पे एक्सपोज नहीं करेंगे तो यही लोग सब पे चढ़ जाएंगे। तो इन लोगों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब पे चढ़ जाएगा। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग को और मोटिवेट मिलते रहे। ऐसे वीडियोस आप और एक्सपोज करते जाओ ऐसे पाकिस्तानियों को और देश विरोधी ताकतों को। आप लोगों को सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है। बिना आप लोगों को सपोर्ट पे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। जबरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस आपसे ये है, अगर हम बात करें अपने साउथ रीजन की, इसकी बात करें तो अगर मिडिल ईस्ट की बात करें या फिर मुसलमान कंट्रीज की बात करें, 56 तकरीबन मुस्लिम कंट्रीज पाई जाती हैं। और अगर बात करें मुस्लिम कंट्रीज की तो सबके सब अभी मौजूदा टाइम के अंदर मिडिल ईस्ट की पहले नंबर पर बात करें तो सर वो अलाय लगता है इंडिया का। इंडिया के साथ उसके रिलेशन बड़े ही मजबूत होते जा रहे हैं डे बाय डे। पाकिस्तान को बैक एंड पे किया जा रहा है। आज की न्यूज है और कल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो बुरनई गए थे, बुरनई जाकर मस्जिद विजिट किया। आज सिंगापुर गए हैं, सिंगापुर जाकर उन सिंगापुर के साथ चिप बनाते हैं, जो सी कंपनी चिप बनाने वाली कंपनी के साथ उन्होंने मुआहदा किया है कि भाई हमें भी आने वाले टाइम के अंदर चिप बनाने के लिए लाइक बिलियन ऑफ डॉलर्स, $10 बिलियन की भी ये डील बढ़ सकती है। इससे भी क्या कहना चाहेंगे, इंडिया क्यों मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को बहुत मजबूत से मजबूत तर करते हुए आ रहा है? पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए। अच्छा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जितना उसका इन्फ्लुएंस होगा पाकिस्तान उतना बैक एंड पे जाएगा। सही। क्योंकि इस वक्त दुनिया के अगर देखें, अमेरिका हो या रशिया हो या इंडिया हो, उसकी कोशिश है मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी वजह है तेल। कोई भी जंग लड़ी जाती है तो जंग को जीतने के लिए जो उसके अंदर जो की रोल है वो तेल का है। तो इसीलिए इंडिया की कोशिश है कि मिडिल ईस्ट के अंदर उसका जितना इन्फ्लुएंस होगा पाकिस्तान उतना साइड पे होता जाएगा, तो उसके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात उतनी बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल सही। आपकी क्या राय है? जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा क्या संबंध है? क्यों जलेंगे भाई पाकिस्तान से हम? दुनिया में डंकी एक्सपोर्ट में नंबर 1 कंट्री है पाकिस्तान। डंकी, मंकी, बंदर, गधे एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान। उससे हम क्यों जलेंगे? क्या है पाकिस्तान में? गधे बेचने वाला, एक बंदर बेचने वाला जो चाइनीज को खिलाता है, तो उनसे हम क्यों जलेंगे भाई? क्यों चलेंगे तुम लोगों से हम? चलिए देखते हैं आगे। मेरी बेसिकल राय यही है कि वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है और इसी तरह के मुसलमान को खोज दिखा रहा है बस। सही। सर आप नहीं समझते कि जहाँ पर जिसका इक्का ज्यादा होता, अब फॉर एग्जांपल कि आपने कहा कि वो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इतनी इंडिया की जितनी मजबूत हो, तो आपको नहीं लगता कि हर कोई कंट्री हमारे साथ जिस तरह इंडिया के साथ रिलेशन रखना चाहे, यूएई के प्रेसिडेंट या फिर मिडिल ईस्ट सारा बुलाता है उनको कि भाई आओ इधर इन्वेस्टमेंट करो, आओ हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। अभी सऊदी अरेबिया की बात है, $100 बिलियन के एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया ने भी लाखों बिलियन डॉलर्स वहां पर तो लगाए हुए। तो आप नहीं समझते कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दो मुल्कों की? ये भी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बगैर तो कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं कि आज कोई भी कहीं पे इन्वेस्ट करता है तो पहले वो देखता है मेरा प्रॉफिट वहाँ पर कितना। सही बात। प्रॉफिट के बगैर तो कुछ नहीं है। हमारे इधर इन्वेस्टर बहुत कम आते हैं। उसकी ये वजह है कि क्योंकि हमारे अंदर अंदरूनी इतने ठीक है, अपने हम वो कहते हैं ना, अपने गरीबान के अंदर देखते हैं कि यार मैं क्या हूँ। हम वही बात है कि अपनी गलती दूसरे के ऊपर डालकर साइड लाइन हो जाते हैं। यानी मुल्क को चलाने के बारे में कोई भी नहीं सोचता, सब यही सोचते हैं कि बस मेरा घर बढ़ा दे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से आप देखते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तर होती जा रही है, क्या आपको लगता है कि उससे पाकिस्तान को बैक एंड पर करने की मजीद कोई साजिश करने की जरूरत है, जहां पर हम बेल आउट पैकेजों पर चल रहे हैं? अभी हमारे जो बंगाल साहब थे उनका बयान आया था कि पाकिस्तान बैंक करप्ट हो चुका है, हम कर्जे ले रहे हैं, कर्जे लेकर इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के बयान हमारे अपने मुल्क से अपने ही लोग निकाल रहे हैं, तो हम दूसरों पे इल्जाम दे रहे हैं कि भाई वो हमें गिराने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की साजिश, इंडिया की साजिश। देखे ना, आज का जो जंग है वो एटम बम की नहीं है, आजकल इकोनॉमिक की जंग है। किसी मुल्क को आपने ऊपर लेकर आना है तो उसकी इकोनॉमिक देख लो, उसकी डेवलपमेंट हुई, ऊपर चला गया। अगर उधर जाना है उसकी इकोनॉमी जो है वो नीचे गई तो वो चला। अब इंडिया की जो मेन कोशिश है कि हमारी वो इकोनॉमी, अब देखें इकोनॉमी कैसे जनरेट होगी, जब बाहर से इन्वेस्टर आएंगे,
वो इन्वेस्ट करेंगे, प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, तो तब जाकर इकोनॉमी क्या होगी, डेवलपमेंट होगी यहाँ पर, ठीक है, बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये है कि बाहर से तो कोई इन्वेस्टर आ ही नहीं रहा, बल्कि यहाँ पर भी जो इन्वेस्टर जो यहाँ पर करना चाहते हैं वो भी अब यही सी चक्कर में कि हम बाहर जाकर करें। अब उसकी वजह यह है कि हमारी करेंसी इतनी, वो कहते हैं, डिग्रेड हो चुकी है। देखें बेनिफिट लेकर हम कैसे चल सकते हैं, इस वक्त हमारी कंडीशन इतनी नहीं है कि हम मुल्क को आगे लेकर चलें। अब हमारे मुल्क के अंदर आप मुझे ये बताएं क्या बचा है, ठीक है। अब वो बात है कि डिसीजन वो इंसान या वो जिसके पास मल्टीपल डिसीजन लेने की होती है, जो डेवलपमेंट होगी, इस वक्त हमारी जो सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। और जब हम सर्वाइव नहीं कर सकते तो फिर हम डिसीजन क्या लेंगे। बिल्कुल सही। अब अगर आप देखें बाहर, अगर आप बात कर रहे हैं मुसलमान कंट्रीज की, हम किसी के साथ कब खड़े हुए हैं, बात वो है ना। अब देखें बाहर जो हमारे मुस्लिम ममालिक उनके अंदर क्या हो रहा है। सर हम वहाँ तो कहते हैं, हम तो इक्का हैं, मुसलमान पाकिस्तान जो है वो किला है। वही बात है कि हमने सिर्फ बात से, ठीक है, जहाँ पर हमने वो कार्ड खेलना होता है, जहाँ से हमने कोई फायदा हो, तो वहाँ पर हम उम्मत मुस्लिमा का जो है ना कार्ड खेलते हैं, बाकी नथिंग है। वो कहते हैं कि हम बाहर से हो रहे हैं, अंदर से हो रहे हैं। अच्छा, ये जो पाकिस्तानी कन्वर्टेड मुस्लिम है ना, इनकी बात ही अलग है। ये उड़ते बहुत है, पैलेस्टाइन 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 इतना चिल्लाते रहते हैं, इनको पता ही नहीं ब्लैक सितंबर के बारे में। उस दिन, उस महीना 1971 की बात है, जब पाकिस्तानियों ने नियत पैलेस्टीनियन को मौत के घाट उतार दिया था। नियत पैलेस्टीन और मुस्लिम्स को क्रूर तरीके से मारा था पाकिस्तानियों ने। उस समय जॉर्डन का एक राजा था, हुसैन, उनके कहने पर पाकिस्तानियों ने जो मासूम पैलेस्टीनियन है उनको क्रूर तरीके से मारा था। 11 दिन तक चला था ये। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इजराइल ने 20 सालों में जितना पैलेस्टाइन नहीं मरा है, पाकिस्तानियों ने 11 दिन में वो पूरा कर दिया। 25 से 35 हजार ऑफिशियली पैलेस्टाइन को मार दिया था पाकिस्तानियों ने। अनऑफिशियली तो उसका आंकड़ा बहुत ज्यादा है, लाखों में पहुंच गया था। खून का नदियां बहा दिया था पाकिस्तानियों ने। पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स को मार मार के उनको मौत की घाट उतार दिया था। ये है पाकिस्तानी कन्वर्टेड, मुस्लिम मुस्लिम करके छातियां पीटते रहते हैं। उस समय पैलेस्टीनियन को मारने पे पैसा मिला था उनको। अभी पैलेस्टीनियन को पैलेस्टाइन चिल्लाने पे पैसा मिल रहा है। पैलेस्टाइन अभी चिल्लाने में पैसा मिल रहा है उनको। जहां पे पैसा मिलेगा उसी के लिए बात करेंगे भाई पाकिस्तान में। पैसा मिलेगा तो अपना बाप भी बदल देगा। पाकिस्तानी है, अभी बाप कोई और है, तब उस समय बाप कोई और था। अभी का बाप अलग है। अभी पैलेस्टाइन चिल्लाने में पैसा देता है, उस समय पैलेस्टीनियन को मारने में पैसा मिल रहा था। तो ये है पाकिस्तानियों। पाकिस्तान ये ऐसा है, उनको पता नहीं ब्लैक सितंबर के बारे में। तो आप लोग रिसर्च कीजिए, पढ़िएगा, मैं यहाँ पे लगा दूंगा ब्लैक सितंबर में क्या हुआ था और पाकिस्तानियों ने क्या किया था उस समय। उस दिन नियत पैलेस्टीनियन को मौत के घाट उतार दिया था। और वही 1971 की बात है, जब 93,000 पाकिस्तानियों ने भारतीय सैनिकों के सामने सरेंडर कर दिया था। तो उसका भी फोटो लगा दूंगा यहाँ पे। हिंदुस्तानियों के लिए काफी गर्व का दिन था। तो हम लोग चाहते थे 93,000 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार देते, लेकिन नहीं किया। बड़े दिल वाले हैं, नहीं किया भाई। तो 1971 के बारे में भी पाकिस्तान में झूठ पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान ने जीता था, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी हार हुई थी 1971 में, जो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, देखिएगा। पाकिस्तानी आर्मी जनरल ने सरेंडर किया था भारतीय आर्मी जनरल के सामने, उसका फोटो है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, तो इसी वजह से नाकामी की वजह क्या है? अगर एक
पूरे कैलकुलेशन में एक वर्ड बताना हो तो? क्योंकि हम कोई भी जो हमारी सोच है एज अ नेशन नहीं, हम Nation इंडिविजुअल सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो फायदा है वो हम अपनी जात के हद तक सोचते हैं, एज अ नेशन नहीं सोच रहे। बिल्कुल सही होगा सर, बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके। साहब लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी तो और ये पाकिस्तानी भी अजीब कौम है, इनको पता ही नहीं है आज़ादी कब मिला था। ये पहले 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मना रहा था, पहले की बात है, लेकिन उसके बाद बदल दिया 14 अगस्त को, क्योंकि हिंदुस्तान से उनको डिफरेंट दिखना था कि हिंदुस्तान 15 या 15 अगस्त मना रहा है तो हम 14 अगस्त मनाएंगे। ये है पाकिस्तानी, ये रेडिकल्स है, इनको पता ही नहीं पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था। चलिए देखते हैं। हुई थी तो अगेन हमने इन्हें दावत दी कि आप आए हमारे चैनल पे, अपनी जरा राय जरा हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। तो सर जो टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं आज, वो टॉपिक है कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, अभी सबसे पहले तो मुस्लिम कंट्री थी वो बुरनई के अंदर गए, वॉर्म वेलकम किया गया, रेड कारपेट बिछाई गई, टोटल उसकी आबादी 5 लाख है और तकरीबन उसको 1.5 लाख लोगों ने 1.5 लाख लोग आए उनका इस्तकबाल करने के लिए। अभी आज सिंगापुर गए हैं, सिंगापुर जाकर सेमीकंडक्टर जो होते हैं सर उनका मुआहदा करने जा रहे हैं। आपको पता है कि सेमीकंडक्टर बनाने में जो सिंगापुर कंट्री है वो दुनिया के टॉप नंबर पर आती है, जो सेमीकंडक्टर। कहाँ भाई, क्यों झूठ फैला रहे हो मेरा भाई? सेमीकंडक्टर के मामले में ताइवान सबसे है, ताइवान और चाइना। ये सिंगापुर कहाँ से आ गया? ताइवान आ गया है, चाइना आ गया है, सिंगापुर नहीं है। चलिए, कंडक्टर प्रोड्यूस करती है तो इंडिया के साथ मुआहदे हो रहे हैं, फ्यूचर के अंदर ये 10 बिलियन तक ये मुआहदे भी जा सकते हैं। कैसे देखते हैं इंडिया की अगर बात की जाए तो मुस्लिम कंट्रीज के साथ इतना क्लोज रिलेशन बनाने का क्या पर्पस हो सकता है? शुक्रिया आपका, एक बार फिर आपने मुझे मौका दिया। अच्छा, बात दरअसल ये है कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंडिया की जो आबादी है ना, आज भी अगर आप देखें तो एक और बात है, सिंगापुर मुस्लिम कंट्री है नहीं। सिंगापुर में 31% बौद्धिस्ट मानने वाले हैं, 15% मुस्लिम है और क्रिश्चियन भी 29-30 के आसपास है। बाकी जो है एथिस्ट है, वो कोई धर्म को मानते ही नहीं है। तो सिंगापुर मुस्लिम कंट्री है नहीं, ठीक है? तो झूठ मत फैलाइए। चलिए, कम से कम 45 करोड़ की आबादी जो इस वक्त है। अच्छा, तो उस सूरत हाल के अंदर जो इंडिया की जो सिचुएशन है उसमें उन आबादी के लिहाज से उन इंडियन जो है उसे अपना काम करना है, दूसरे ममालिक के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं ताकि उसकी आबादी को, अवाम को वो बेनिफिट मिल सके। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जहाँ क्योंकि किसी भी मुल्क में जब जाते हैं तो वहाँ की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, और आप जब जाएंगे जाके उसे देखते हैं कि जी हमारे मुल्क को ये मुल्क क्या बेनिफिट दे सकता है। अगर जहाँ तक बात करते हैं कि आप के मुस्लिम कंट्रीज के अंदर क्या सूरत हाल है, जो मुस्लिम ममालिक जो उसके साथ इंडिया के साथ अच्छा रिलेशनशिप रख रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी ममालिक हैं मुस्लिम कंट्रीज वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उनका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टर है वो इंडिया खुद है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उन ममालिक को ज़र मुबादला जो है ना वो इंडिया से मिल सकता है और मिल भी रहा है, तो जिससे उनकी आवाम भी तरक्की कर सकती है, उनकी इंडस्ट्री भी तरक्की कर सकती है, उनकी जो माशरा है वो भी तरक्की करेगा इकोनॉमिकल कंडीशन हवाले से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ जाएंगे, जिधर भी जाएंगे, और आपकी आबादी जो है वो ज्यादा है सर, हमारी भी तो कम नहीं है। अगर देखा जाए 5 करोड़ तकरीबन हमारी दुनिया के 5वें नंबर पर आती है, 25 करोड़ से 30 करोड़ के दरमियान हमारी आबादी है, दुनिया के 5वें नंबर पर। मैं फिर वही कहूँगा कि यहाँ पे हमारे इस वक्त का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है तो वो किसी भी इन्वेस्टर को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, हमारे टैक्सेस की सूरत हाल, हम IMF के क्या कहते हैं पंजों के अंदर जकड़े हुए हैं, हम अपनी पॉलिसी इस वक्त बना नहीं सकते। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जहाँ अगर इंडिया वहाँ बैठा हुआ है, वो उसकी आबादी ही उसका वेपन है। वहाँ पे आबादी जो है वो उसका जनाब एक तो उसकी स्किल्ड वर्कर है, और वो स्किल्ड वर्कर जो है वहाँ पे लेबर कास्ट सस्ती पड़ जाती है। जहाँ लेबर कास्ट सस्ती पड़, देखिए, आबादी बढ़ने से देश की विकास नहीं होती, टैलेंट होनी चाहिए, टैलेंट से देश आगे बढ़ता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आबादी बढ़ा के आप देश को विकास करेंगे तो ये गलत है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तानी उड़ता बहुत है, जब बहुत कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, ये बहुत उड़ने लगता है।
फिर वो उनको पता था जमीन से भी नीचे चले गए हम लोग, उसको बाद में पता चलता है। चलिए आगे देखते हैं। पड़ेगी, वो दीगर ममालिक के जो कंपनीज हैं वो वहाँ के काम करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, उन्हें पता है कि यहाँ से रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट ज्यादा होगा। इस सूरत हाल के अंदर फिर जब ये सिचुएशन बनती है, फिर उस वक्त अब कोई भी देख लें, कहीं भी चले जाएं, कोई सी भी इदारे में, दुनिया के किसी भी इदारे में चले जाएं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे हेड पे इंडियंस बैठे हुए। ओके, बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ इससे। अगर मिडिल ईस्ट की बात करें, कल अबू धाबी के अंदर सर इंडिया की IIT इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी का सर वहाँ पर उन्होंने इनॉग्रेशन कर दी और कॉलेज बना लिया टेक्नोलॉजी का, जो कि इंडिया के अंदर 18 मौजूद है और एक इंटरनेशनली अब UAE के अंदर बन गया। तो क्या समझते हैं आप, जिस तरह से अभी 2022 के अंदर UAE के जो अबू धाबी के जो प्रिंस थे वो इंडिया आए थे, नरेंद्र मोदी से बैठकर बातचीत की, उन्होंने कहा कि भाई बताओ हमें कि आपकी डेवलपमेंट की क्या राज है। UAE के प्रिंस ने कहा, तो इंडिया ने कहा कि भाई हमारी IIT देखें कि दुनिया में कहाँ कितना ग्रो कर रहे हैं वो IT से फारग होकर। सर मैं वही कह रहा हूँ कि इस सारे सिनेरियो के अंदर जितनी हम अपनी आवाम को एजुकेशन देंगे, इंडिया के हवाले से अगर बात करते हैं तो उन्होंने अपनी आवाम को IT में सिलिकॉन सिटीज बना के दी है यार। कलकत्ता जो है उनका मेन सिलिकॉन सिटी बना था, तो वहाँ पे वही बात आ जाती है, एंड तक वही बात आ जाती है कि उनकी स्किल्ड लेबर और सस्ती लेबर। एग्जैक्टली जब ये सारी सूरत हाल होगी तो वो वहाँ पे जाके लोग वहाँ से इंडिया, अब सबसे ज्यादा इमिग्रेंट जो हैं जो जा रहे हैं वो इंडिया दुबई में इंडियन से जा रहे हैं, वो हर कंपनी के अंदर, हर कंपनी में वो इंडियन जा रहे हैं। और वहाँ पे उनको क्यों देखें, वहाँ पे उन्होंने मंदिर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है जी, वो मंदिर इसलिए बना रहे हैं कि वो वहाँ पे फेमिलियर हो कि यार ये तो हमारा अपना देश है, हमारी अपनी सूरत हाल है। कहा जाता है, एक कट कर रहा हूँ सॉरी, कहा जाता है, कहावत है कि अगर आज इंडियन निकल जाए दुबई से तो दुबई भी सन्नाटा बन जाएगा। अभी सेंट्रल में मोदी जी है, तो जहां पे जाएंगे मंदिर तो बन ही जाएगा। समझ रहे हो पाकिस्तानी? चलिए देखते हैं। ऐसा ही है सर, वो हर इदारे के अंदर अगर उनकी स्ट्रेंथ में अगर 40 या 100 बंदे बैठे हुए हैं तो उनमें 50 के करीब तो हैं इंडियंस। और सर वो स्किल्ड वर्कर है। अगर हमारे से कंपैरिजन किया जाए तो क्या लगता है कि उनमें ज्यादा स्किल्स हमारे वर्कर्स में या हमारे वर्कर्स में ज्यादा स्किल? देखें जी, पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल जितना है, मैं नहीं समझता किसी और मुल्क में इतना पोटेंशियल हो। तो वो किधर नजर नहीं आता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको गाइडलाइन देने की जरूरत है। आप जो है ना इस वक्त पोटेंशियल तो ना हुआ, जब आपके पास गाइडलाइन भी हो, तब आपके पास काम करने का स्किल्स भी हो, कहाँ पोटेंशियल है आप लोगों का कंट्री में? तो फिर आप स्किल वर्कर कहला जाते हैं ना। तो विदाउट पोटेंशियल ना हो आपके पास तो आप कहें कि मैं बहुत बेहतर हूँ। नहीं, पोटेंशियल है। अब कोई भी बंदा देख लें जो थोड़ा सा भी स्किल हो जाता है अपनी फील्ड के अंदर, वो दुनिया में नाम कमाता है। जैसे कि अरफा करीम का नाम आपने सुना है, छोटी सी एज के अंदर उसने कहां से कहां उसका नाम चला गया, बिल गेट्स ने खुद उसे टाइम दे के मिले। तो यही तुम्हारे स्किल के हवाले से बात है कि पोटेंशियल था। मैंने तो सुना नहीं भाई अरफा करीम के नाम। कौन है ये? मैंने सुना नहीं। मैंने सुंदर पिचाई का नाम सुना हो, नाडेला जी का नाम सुना हो, और भी बड़े बड़े जो तबका है उनका नाम सुना मैंने। आदमी जो है ये कौन है? देखिए मुंबई में एक चाय वाला है, उनके साथ भी मिला था बिल गेट्स जी ने, उनके साथ भी मिला था, तो वो भी टैलेंटेड है मतलब। तो ये कौन है? इसरो का चीफ है या नासा का चीफ है? कौन है? मेरे को पता नहीं भाई। चलिए पोटेंशियल था, बच्चे काम कर गए। आज हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दें। एग्जैक्टली सर। इसमें मैं इजाफा ये करता हूँ कि देखें जैसे जापान है, फिनलैंड है, ठीक है जी, ये ममालिक जो हैं ये बच्चों को डे फर्स्ट से टेक्निकल एजुकेशन देंगे। एग्जैक्टली। और हम अभी तक उसी अंदाज में ABC पे बैठे हुए हैं। जबरदस्त हो गया सर। सर बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड वेरी नाइस टॉपिक। जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? उमर फारूक, क्या करते बॉस? साइट सुपरवाइजर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में। माशाल्लाह जबरदस्त हो गया सर। इंटरनेशनल थोड़े से अफेयर्स के ऊपर बात करेंगे। सर आज की न्यूज़ है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले ब्रुनेई गए। ब्रुनेई भी मुस्लिम कंट्री है और सिंगापुर भी मुस्लिम कंट्री है। सिंगापुर दुनिया में सबसे ज्यादा, सिंगापुर फिर से बता रहा हूँ कोई मुस्लिम कंट्री है नहीं। वहाँ पे 31% बुद्धिस्ट है, 29% क्रिश्चियन है, और बाकी कोई धर्म ही नहीं मानता। तो प्लीज झूठ मत फैलाइए भाई, करेक्शन प्लीज।
सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंट्रीज में से शुमार किया जाता ठीक है। है। तो अभी इंडिया की सिंगापुर के साथ इक्का तो चल ही रहा है, लेकिन क्या वजूहत है दुनिया इंडिया की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? देखिए जी, पहले तो देखिए हमारे मुल्क में करप्शन सबसे बड़ी वजह है करप्शन। वो आप किसी भी इदारे में चले जाएं, अपने गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में देख लें, करप्शन सबसे बड़ा मसला है जो कि हल ही नहीं हो पा रहा इनसे। दूसरा है कि हमारे अगर देखा जाए इलेक्शन ही शफाफ नहीं हुए, जिसकी वजह से, और ये हर दफ़ा होता है, इस दफ़ा नहीं, ये तकरीबन हर इलेक्शन में इसी तरह होता है कि एस्टेब्लिशमेंट के मुंतखब नुमाइंदे बिठा दिए जाते हैं, हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। हर बंदा अपने बारे में सोचता है, अपने जो है वो देखता है फ़ायदे, मुल्क का कोई भी नहीं सोचता। आता है 2 साल 3 साल गुजारता है और अपना फ़ायदा निकालता है इस मुल्क में से और चला जाता है। मेन इशू यही है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो जाए मुल्क में, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस मुल्क को चलाएं, तो मुल्क बेहतर तरीके से चलेगा और दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशन भी बेहतर होंगे। और अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के मुंतखब नुमाइंदे बिठाएंगे तो अवाम उससे उन्हें नहीं मानेगी किसी भी सूरत में, जिसकी वजह से ये मेन इशू जो ये है, किसी भी दूसरे मुल्क में आप देखेंगे कि वो अवाम मुंतखब करती है नुमाइंदों को। अब इंडिया में देख लें कि अवाम ने मुंतखब किया, तुर्की में देख लें अवाम ने मुंतखब किया अपने लीडर को, अपने पाकिस्तान में देख लें ये जो मुंतखब शुदा लीडर है इन्हें अवाम ने मुंतखब नहीं किया। तो अभी अगर हम देखें तो हमें अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नजर आते हैं कि मुसलमान मुल्कों के अंदर भी उनका एक अभी रौब पैदा होता जा रहा है। यूएई भी उनको मान रहा, दुबई भी मान रहा, सऊदी अरेबिया भी, और मिडिल ईस्ट जितने भी कंट्रीज की अगर आप बात करेंगे मुस्लिम कंट्रीज की, 57 कंट्रीज में से तकरीबन 56 कंट्रीज तो उनकी अलाई तो है ही है। तो क्या वजूहत है कि हम अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम का किला, यहाँ से पाकिस्तान से इस्लाम को पूरी रखवाली करेगा, एटॉमिक पावर है हम, तो दुनिया क्यों नहीं हमें खाते में लिख रही, इंडिया को क्यों प्रेफरेंस दे रही है? सर, इंडिया को इसलिए प्रेफरेंस में लिख रही है कि वो अवाम का मुंतखब शुदा लीडर है। पाकिस्तान में आप देख लें कि पाकिस्तान में चलता ही ये आ रहा है। अब शहबाज शरीफ साहब को आप देखें कि इनके अपने ही कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं जी ये अवाम ने हमें मुंतखब नहीं किया। तो अगर आप खुद छोड़ दें उस चीज़ को, अगर आप एक सीधे रास्ते पे चल जाएं, अगर आप हारे हुए हैं आप हट जाएं, जो जीता हुआ है उससे आने दें, तो मुल्क बेहतरी सिमत में चलेगा, बेहतर सिमत में जाएगा। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। तो पाकिस्तान में कोई क्यों जाए इन्वेस्ट करने में? पहले ये बता दीजिए, क्या है टैलेंट? हाँ टैलेंट है, बता रहा हूँ मैं। गाधे एक्सपोर्ट में दुनिया में सबसे आगे है, बंदर एक्सपोर्ट करने में सबसे आगे है, और सबसे बड़ा जो पैसा है पाकिस्तान में वो है बेगिंग इंडस्ट्री। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बेगिंग। मैं बता रहा हूँ, सुनिए पूरा। 230 मिलियन पीपल है पाकिस्तान में, 230 मिलियन का देश है। उसमें से 38 मिलियन पाकिस्तानी बेगिंग करने में आगे है। भिक्षा उनका पैसा है। उसके इनकम, डेली जो इनकम होता है कराची में भीख मांगने में 2000, लाहौर में 1400 रुपये, इस्लामाबाद में 950 रुपये, और इसका जो एवरेज होता है 850 रुपये। जो सारे जो भिखारी है उनका एवरेज होता है 850 रुपये डेली। तो बाकायदा पाकिस्तान में इसको लेके रिसर्च एंड एनालिसिस भी किया जाता है बेगिंग इंडस्ट्री में, कैसे भीख को कैसे इम्प्रूव किया जाए और कैसे और आगे बढ़ाया जाए। तो बेगिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में 12% जीडीपी का हिस्सा लेता है। सोचिए, अब सुन के अजीब लगेगा आपको, लेकिन सच्चाई है। ये जो बेगिंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान के जीडीपी का 12% हिस्सा लेता है। अजीब है। तो भीख मांगने वाला पाकिस्तान में बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। सरकार $42 बिलियन ये भीख मांगे इंडस्ट्री से कमाता है सरकार, पाकिस्तान की सरकार $42 बिलियन। और 2000 पाकिस्तानी पासपोर्ट को सऊदी अरब, इराक, अलग अलग देश ब्लॉक कर चुका है ये भिखारी पैसा की वजह से। क्योंकि पाकिस्तान को क्या है, देश में तो बहुत भीख मांग लिया, आप इंटरनेशनल भीख मांगने जाते हैं, वहाँ पे जाके भीख मांगेंगे। सऊदी अरब परेशान हो गया, सऊदी अरब, इराक, जितना मुस्लिम कंट्री बोलो, जितना नॉन मुस्लिम कंट्री बोलो, तो वो लोग 2000 पाकिस्तानियों को ब्लॉक कर दिया।
क्योंकि ये भीख मांगने वाली आदत की वजह से वहाँ पे जाता है, भीख मांगता है, क्योंकि पाकिस्तानी पैसा बहुत कमा लिया, अब डॉलर्स पे कमाएंगे पैसा, डॉलर्स भीख मांगेंगे। उसका पीएम से लेकर उसका आम जनता तक उनका सबके सब भीख मांगने वाला उसका इंडस्ट्री है बहुत बड़ा, सबके सब भीख मांगने वाला ही है। तो मैं वही बता रहा था कि ये लोग पैलेस्टीनियन के नाम पे छाती पीटने वाले, नियत तो पैलेस्टीनियन के इतना मरवाया था 1970 में जो इजराइल ने नहीं मराया था। इजराइल ने इतना नहीं मरा था 20 साल तक, जितना पाकिस्तानियों ने 11 दिन में मरवा दिया। 11 दिन में। कुछ दिन पहले सिया सुन्नी का लड़ाई हम लोग देखा था पाकिस्तान में, सिया सुन्नी का खूनी खेल हुआ था, बहुत सारे सिया मुस्लिम्स को बुरी तरीके से मारा गया, क्योंकि पाकिस्तान एक सुन्नी मुस्लिम कंट्री है। तो सिया मुस्लिम्स को मार दिया। आप उसमें कितना भी लड़ेंगे कोई कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन एक शब्द नहीं बोला पाकिस्तानियों ने, एक शब्द नहीं बोला। हम लोग आपस की बात है, कितना भी मरते रहेंगे, लेकिन तुम लोग ने मत मानना, हम लोग मरेंगे कितना, तुम लोग मत मानना। ये है पाकिस्तानी, ये लोग मतलब फेक मुस्लिम है जैसे आप कह सकते हैं। इस्लाम की चादर पहन के सीरियल किलर से ये लोग पैसे देते किसी को भी मरवा देंगे। वो पैसे देखो किसी का भी वो बाप बाप करके चिल्लाएंगे, पैसे फेंको, वो फिर इजराइल के लिए बात करेंगे। अभी इजराइल चिल्लाने में पैसा नहीं मिल रहा है तो पैलेस्टाइन करेंगे पाकिस्तानी। पहले पैलेस्टाइन को मारने में पैसे मिल रहा था, क्योंकि उस समय जॉर्डन के जो राजा था हुसैन, उसने बहुत पैसा दिया था। जो वो लोग पाकिस्तान का जो कॉर्नेल था, जो भी था, वो आर्मी में था, उसको पैसा मिला था पाकिस्तान को, उन्होंने पैसा दिया था हुसैन ने, जाओ मरवा दो। पाकिस्तानी ने चले गए, मरवा दिया पैलेस्टीनियंस को। नियत तो पैलेस्टीनियंस को एकदम मौत के घाट उतार दिया। ये है पाकिस्तानी, ये है पाकिस्तानी। पैसे के लिए किसी को भी बाप बोल देंगे। पहले अमेरिका बाप था, अभी चाइना बाप हो गया। जो पैसे देंगे उसी का। कुछ दिन पहले बोल रहा था टर्की भी हमारा एंसेस्टर है, टर्की हमारा बाप है। कभी टर्की, कभी चाइना, कभी अमेरिका। फिर कुछ दिन पहले बोल रहा था रशिया भी हमारा बाप है। तो सोचो, कुछ दिन पहले इसका प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खुद कह रहे थे कि टिड्डियों की एक्सपोर्ट करेंगे। अब बहुत हो गया, अब गाधे एक्सपोर्ट करना, अब टिड्डियों की खेती करो। पूरी दुनिया में टिड्डियों एक्सपोर्ट करेंगे हम। तो ऐसे ऐसे पाकिस्तान की एनालिसिस है इकोनॉमिक, जो रिव्यू करती इकोनॉमी। हर एक देश में अलग अलग इकोनॉमी रिव्यू चलता है। सेमीकंडक्टर बोलो, हमारे यहाँ पे जैसा सेमीकंडक्टर बोलो, अलग अलग विषय पे रिसर्च किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं। पाकिस्तान में गधे, टिड्डी, भीख मंगे इंडस्ट्री, भीख मांगने वाली इंडस्ट्री से कितना कमाया जा सके। पिछले बार $42 बिलियन कमाया था पाकिस्तान ने। तब टिड्डियों एक्सपोर्ट करते। चलो, पाकिस्तान के पीएम ने बोल दिया, गाधे एक्सपोर्ट बहुत कर लिया, अब टिड्डियों का एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े एनालिसिस है पाकिस्तान में इकोनॉमी, जो सुन के आप लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। पाकिस्तान में ऐसा ही है। टिड्डियों एक्सपोर्ट करो, गधे एक्सपोर्ट करो, भीख मंगे इंडस्ट्री को बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स को बढ़ाते हैं आगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाते हैं सेमीकंडक्टर्स का, बहुत बड़ा मार्केट है। रिफाइनरी बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, स्पेस पे रिसर्च करते हैं। अलग अलग देश जो करते हैं स्पेस पे, मिलिट्री पे रिसर्च करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी अलग लेवल का, उनको सोच अलग लेवल का है, अलग दुनिया में है। टिड्डियों के ऊपर रिसर्च करते हैं, टिड्डियों
दुनिया में टिड्डी एक्सपोर्ट करेंगे हम, गांधी एक्सपोर्ट करेंगे, बंदर एक्सपोर्ट करेंगे, अब भीख मंगी इंडस्ट्री बनाएंगे हम, बहुत बड़े भीख मंगी इंडस्ट्री बनाएंगे जो पूरी दुनिया में भीख मांगेगा, जाके फैला हुआ होगा, डॉलर में भीख मांगेगा। जैसे पाकिस्तान के पीएम जाते हैं कभी कभार भीख मांगने, कभी सऊदी अरब, कभी चाइना, कुछ पैसा दे दो, नहीं तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ है पाकिस्तान। तो बस इतना ही भाई, वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ऐसे एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। तो मैं पाकिस्तानियों की एक ही बात कहूँगा मैं लास्ट में, कि आप लोग रोटी और मक्खन के लिए लड़िए, रोटी और मक्खन के लिए लड़िए। आप लोगों को लाहौरी चूरन दिया जा रहा है, झूठ पढ़ाया जाता है आप लोगों को। चलते, जय हिंद।